बच्चों, आज हम लोग कक्षा 11 विषय शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत प्रोजेक्ट मेथड नामक पाठ में प्रोजेक्ट मेथड के सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसके पहले आपको प्रोजेक्ट मेथड के अर्थ, प्रोजेक्ट मेथड का परिभाषा तथा प्रोजेक्ट मेथड के विशेषताओं के बारे में बताया गया था। तो प्रोजेक्ट मेथड अथवा योजना पद्धति के सिद्धांत, तो इसका पहला सिद्धांत है उद्देश्य या प्रयोजन का सिद्धांत। पहला है उद्देश्य या प्रयोजन का सिद्धांत। प्रयोजन का सिद्धांत है। इस बालकों के सम्मुख हम कार्य की समस्या के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जिसे पूरा करने के उद्देश्य निहित होता है, यानी कि जिसे पूरा करने का कोई न कोई उद्देश्य निहित होता है। उद्देश्यों के अभाव में योजना निरर्थक होती है अथवा उद्देश्य निर्धारित करके ही यानी कि योजना पद्धति को आगे बढ़ाया जाता है। तो इस प्रकार यानी कि उद्देश्य प्रायोजन के सिद्धांत के द्वारा योजना पद्धति को आगे बढ़ाने का काम किया जाता है। दूसरा उपयोगिता का सिद्धांत। उपयोगिता का सिद्धांत उपयोगिता का सिद्धांत योजना किस प्रकार बालकों के लिए उपयोगी है। यदि इस उपयोगी का सिद्धांत का हम जीवन से जोड़ करके बालकों में रुचि पैदा करते हैं, तो यह उपयोगिता के सिद्धांत पर भी योजना पद्धति का विकास किया जा सकता है। वास्तविकता का सिद्धांत। तीसरा वास्तविकता का सिद्धांत। वास्तविकता का सिद्धांत। वास्तविकता का सिद्धांत इस पद्धति में छात्रों में शैक्षिक कार्य स्वाभाविक और वास्तविक परिस्थितियों में करवाए जाते हैं। वास्तविक परिस्थितियों में काम करने से जीवन और कार्य में संबंध स्थापित हो जाता है। कुछ विद्वानों ने इसे स्वाभाविक वातावरण का सिद्धांत भी कहा है। वास्तविकता के सिद्धांत को कुछ विद्वानों के द्वारा स्वाभाविक वातावरण का सिद्धांत बताया है। चौथा है अनुभव का सिद्धांत। नंबर 4 अनुभव का सिद्धांत। अनुभव का सिद्धांत। अनुभव के आधार पर योजना पद्धति को आगे बढ़ाया जाता है। विद्यालय का यानी कि बालक क्रियाशीलता का सदुपयोग करने में विश्वास रखता है। जो भी ज्ञान क्रिया द्वारा प्राप्त करता है अथवा उसे एक नया अनुभव प्राप्त होता है, स्व अनुभव द्वारा शिक्षा इसे स्व अनुभव द्वारा शिक्षा भी कहा जाता है। क्रियाशीलता का सिद्धांत। 5वां क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता का सिद्धांत यानी कि बालक क्रिया द्वारा शिक्षा ग्रहण करता है। बालक स्वभाव से क्रियाशील होते हैं, इसलिए यह पद्धति बालक की क्रियाशीलता का सदुपयोग करने में विश्वास करती है। जो भी ज्ञान क्रिया द्वारा प्राप्त होता है वह प्रायः अस्थायी होता है अथवा क्रिया द्वारा प्राप्त किया गया ज्ञान अस्थायी पाया जाता है। छठा है
स्वतंत्रता का सिद्धांत, स्वतंत्रता का सिद्धांत, स्वतंत्रता का सिद्धांत। स्वतंत्रता का सिद्धांत, इस पद्धति में बालक को पूर्ण स्वतंत्रता होती है। शिक्षक केवल मार्गदर्शक का कार्य करता है। बालक स्वतंत्र रूप से अपनी यानी कि अनुकूल परिस्थितियों को देखते हुए वह कार्यक्रम को आगे बढ़ाता है। शिक्षकों को उन्हें किसी भी कार्य को करने के लिए बाध्य नहीं करना चाहिए। यह स्वतंत्रता के आधार पर प्राप्त किया हुआ ज्ञान भी जो है अस्थायी होता है। इस तरह से ये स्वतंत्रता का सिद्धांत, ये प्रोजेक्ट मेथड का जो है छठा सिद्धांत है। सातवां, आचरण की शुद्धता का सिद्धांत। आचरण की शुद्धता, आचरण की शुद्धता का सिद्धांत। आचरण की शुद्धता का सिद्धांत, इस पद्धति में आचरण की शुद्धता पर अत्यधिक बल दिया जाता है। बालकों में ऐसे सामाजिक तथा मानवीय गुणों का विकास करने के लिए प्रयास किया जाता है, जिसके आधार पर भविष्य में समाज एक उपयोगी कार्यकुशल नागरिक बन सके। इसे सामाजिकता का भी सिद्धांत कहा जाता है। यानी आचरण की शुद्धता के सिद्धांत को जो है सामाजिकता का सिद्धांत भी कहा जाता है। सहसंबंध का सिद्धांत, आठवां, सहसंबंध का सिद्धांत। सहसंबंध का सिद्धांत है। यह प्रणाली ज्ञात की एकता में विश्वास करती है, इसलिए विभिन्न विषयों को एक दूसरे से संबंधित करके पढ़ाया जाता है। प्रायः एक ही योजना के द्वारा विभिन्न विषयों की शिक्षा दी जाती है। बेसिक शिक्षा प्रणाली में अक्सर इसी सिद्धांत का प्रयोग किया गया है, जिससे में हस्तकला द्वारा विभिन्न विषयों की शिक्षा दी जाती है। इस तरह से प्रोजेक्ट मेथड के सिद्धांत के रूप में यह 8 सिद्धांत प्रोजेक्ट मेथड के पाए जाते हैं, जिनका हम उपयोग करके जो है शिक्षा को आगे बढ़ाते हैं। आगे प्रोजेक्ट मेथड के पद, प्रोजेक्ट मेथड के पद। प्रोजेक्ट मेथड के पद, प्रोजेक्ट मेथड के पद, प्रोजेक्ट मेथड के सिद्धांत की तरह प्रोजेक्ट मेथड के पद भी कई प्रकार के पाए जाते हैं। पहला पद है समस्या प्रस्तुत करना। पहला समस्या प्रस्तुत करना, समस्या प्रस्तुत करना। यानी कि बालक के सामने सबसे पहले समस्या प्रस्तुत किया जाता है, जो योजना पद्धति का पहला पद के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये समस्या जो प्रस्तुत करना, जो शिक्षक के द्वारा छात्रों के सामने समस्या प्रस्तुत की जाती है, फिर उस समस्या का जो है समाधान करके उसे ज्ञान की तरफ आगे बढ़ाया जाता है। अगला समस्या का चुनाव, दूसरा है समस्या का चुनाव। समस्या का चुनाव बालकों के शिक्षण अभिरुचि अथवा बालक की बुद्धि के अनुसार उसके यानी कि बुद्धि
को देखते हुए जो है समस्या का चुनाव किया जाता है, अथवा यानी कि शिक्षक को इस बात का ध्यान रखना पड़ता है किसी भी छात्र पर बलपूर्वक दबाव देकर योजना का चुनाव ना करें। उसे योजना का चुनाव करने के लिए बालकों को प्रोत्साहित करना चाहिए तथा बालकों का पथ प्रदर्शन करना चाहिए। उसी योजना को स्वीकार करना चाहिए जिसका शैक्षिक और व्यावहारिक मूल्य सबसे अधिक हो। तीसरा, कार्यविधि की तैयारी या कार्यक्रम का निर्माण। कार्यविधि की तैयारी या कार्यक्रम का निर्माण। कार्यक्रम का निर्माण देखिए, कार्यक्रम का निर्धारण या कार्यक्रम का निर्माण करने के पश्चात प्रत्येक यानी कि बालक को जो है कार्यविधि निर्धारण करके समस्या का समाधान करने की तैयारी की जाती है। कार्यक्रम इस प्रकार का होना चाहिए जो कि स्वाभाविक परिस्थितियों में पूर्ण किया जा सके। कार्यविधि को कई भागों में विभाजित करके प्रत्येक बालक को उसकी रुचि एवं क्षमता के अनुरूप कार्य का वितरण कर देना चाहिए। इस तरह से कार्यक्रम का निर्माण भी जो प्रोजेक्ट मेथड का महत्वपूर्ण पद है। चौथा, कार्यविधि को क्रियात्मक रूप देना। कार्यविधि को क्रियात्मक रूप देना। कार्यक्रम का निर्धारण या कार्यक्रम का निर्माण करने के पश्चात प्रत्येक बालक को अपने कार्य करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। शिक्षक स्वयं कोई कार्य ना करे किंतु योजना का पूरा करने में मार्गदर्शक बनकर के बालक की सहायता करे। बालक अपनी स्वाभाविक गति से कार्य करते रहते हैं। शिक्षक का कार्य बालक के कार्य का निरीक्षण करना, प्रोत्साहन देना तथा आवश्यकता पड़ने पर आदेश दे देना। आवश्यकता पड़ने पर शिक्षक योजना की कार्यविधि में परिवर्तन भी कर सकता है किंतु उसके मूल उद्देश्यों में कोई अंतर नहीं आना चाहिए। उसके किसी भी मूल उद्देश्य के अंतर नहीं पाया जाना चाहिए। इस प्रकार जो है कार्यविधि को क्रियात्मक रूप देना, ये प्रोजेक्ट मेथड के पद के रूप में जाना जाता है। पांचवा, मूल्यांकन। मूल्यांकन शिक्षक द्वारा योजना कार्यक्रम समाप्त करने के बाद मूल्यांकन करना चाहिए। बालक और विद्यार्थी मिल करके दोनों उसका मूल्यांकन करें और यह देखना है कि योजना कहाँ तक सफल होती है, इसकी जांच की जानी चाहिए और इस उद्देश्य को किस सीमा तक हम प्राप्त कर सके हैं इसका भी ध्यान देना चाहिए। तो मूल्यांकन भी जो है प्रोजेक्ट मेथड के पद के रूप में जाना जाता है। कार्य का अभिलेख तैयार करना। छठा, कार्य का अभिलेख तैयार करना। अभिलेख तैयार करना। कार्य का अभिलेख तैयार करना। प्रत्येक बालक के पास एक विवरण पुस्तिका होती है
जिसमें समस्त कार्यों का अभिलेख तैयार किया जाता है। अभिलेख तैयार करना भी प्रोजेक्ट का एक पद है अथवा प्रोजेक्ट के एक अंग के रूप में कार्य करता है। तो प्यारे बच्चों, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। आगे अगले दिन जो है प्रोजेक्ट का विभाजन अथवा प्रोजेक्ट के प्रकार के बारे में अगले दिन अध्ययन किया जाएगा। धन्यवाद।